नमस्कार, खबर 24 एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। कांग्रेस नेता प्रफुल्ल गुर्दे की नागपुर में एक होर्डिंग काफी प्रसिद्ध हो रही है। उनके द्वारा लगवाई गई होर्डिंग ने महाराष्ट्र की सियासत में तूफान खड़ा कर दिया है। दरअसल कांग्रेस नेता प्रफुल्ल गुर्दे शिवाजी महाराज का सिंधुदुर्ग में स्टैचू टूटने से इतने खफा हुए कि उन्होंने नागपुर में #महाराज आम्हाला माफ करा के होर्डिंग लगवा डाले। यानी उनका कहना था कि महाराज हमें माफ करें। इस होर्डिंग में उन्होंने महज 4 शब्द लिखवाए और इन 4 शब्दों में महाराष्ट्र की सियासत में तूफान खड़ा कर दिया। वहीं महाराष्ट्र भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले के बेटे संकेत बावनकुले की कार ने नागपुर में कोहराम मचाया, जिसको लेकर प्रफुल्ल गुर्दे ने बावनकुले और भाजपा पर निशाना साधा। हमारे एसोसिएट एडिटर मनीष कुमार अंकुर ने उनका इंटरव्यू लिया। आप भी सुने कांग्रेस नेता प्रफुल्ल गुर्दे ने हमसे क्या कहा। एक तकलादू स्टैचू बनाना और कुछ दिन के बाद वो ढह जाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज गवर्नमेंट की होती है, सरकार की होती है। इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी इस राज्य के उप मुख्यमंत्री उसके ऊपर माफी नहीं मांगते। प्रधानमंत्री जी ने भी माफी मांगी, मगर थोड़ा धमकावने स्वर में उन्होंने माफी मांगी। उनकी नीयत माफी मांगने की नहीं थी, वो चुनावी माफी थी। और मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। बीजेपी के कई नेताओं ने हमारे जो एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज के लोगों को धमकाया और उनको बोला कि ये सारे के सारे होर्डिंग आप उतारो। ये नाम छत्रपति शिवाजी महाराज का लिखे, मगर इनके मन में छत्रपति शिवाजी महाराज, इनके मन में गोडसे है, इसलिए ये छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करते हैं और हर प्रोजेक्ट में इनको पैसे खाने। सब बहुत करप्शन वाली सरकार है। ये आरोपी तो नागपुर से ही है। नमस्कार, मैं मनीष कुमार अंकुर, मैं आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त मेरे साथ आप देख रहे हो कांग्रेस के कद्दावर नेता प्रफुल्ल गुर्दे जी। प्रफुल्ल जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। प्रफुल्ल जी, एक होर्डिंग आपने लगाई हुई है जिसपे आपने छोटा सा अपना नाम भी लिखा है। फिर नाम पढ़ने में बहुत ज्यादा नहीं आ रहा, लेकिन जो आपने 4 शब्दों में जो आपने बात कही है वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो उसके बारे में हम आप थोड़ी सी चर्चा करेंगे, क्योंकि शिवाजी महाराज के ऊपर पूरा वो फोकस आपने किया हुआ है। तो वो क्या है, जो होर्डिंग पे आपने जो लाइन लिखी है वो क्या है, हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताएंगे तो अच्छा लगेगा जी। महाराष्ट्र के आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज जी, इनका जो स्टैचू था, जिसका इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर जी के हाथ से पिछले महीने कुछ महीने पहले हुआ और स्टैचू ढह गया और थोड़े से हवा के कारण ढहने के बाद ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज गवर्नमेंट की होती है, सरकार की होती है, और राज्य सरकार उसका देखभाल, दुरुस्ती और रखरखाव का जिम्मेवारी भी राज्य सरकार की होती है। इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी इस राज्य के उप मुख्यमंत्री उसके ऊपर माफी नहीं मांगते। मुख्यमंत्री जाहिर माफी मांगते हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी माफी मांगी, मगर थोड़ा धमकावने स्वर में उन्होंने माफी मांगी। उनकी नीयत माफी मांगने की नहीं थी, मगर हमारे तो क्या वो चुनावी माफी थी? वो चुनावी माफी थी। वो सिर्फ जनता के दबाव के कारण उनको माफी मांगना पड़ा। मगर जिस फडणवीस साहब ने 2014 का चुनाव छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर लड़ा और जीता, आज उनका अपमान जब हो रहा है, जब उनका पुतला ढह रहा है, तब ये माफी मांगने का एक सौजन्य भी नहीं बता पा रहे। इसलिए हम महाराष्ट्र के सभी लोग हम खुद को दोषी मानते हैं कि हमारी गलती है कि महाराज हमें माफ करो। इसलिए हमने वो होर्डिंग लगाया, और होर्डिंग जब लगाया तब मैंने मेरा नाम वगैरह कुछ लिखा नहीं था। मैं मेरे मार्केटिंग के लिए या मैं राजनीतिक फायदा उठाने के लिए मैंने ये लगाने की मेरा कोई इरादा नहीं था और इरादा नहीं भी है। और मैंने जो होर्डिंग लगाया वो सारे के सारे पेड होर्डिंग। उसके बावजूद भी बीजेपी के कई नेताओं ने हमारे जो एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज के लोगों को धमकाया और उनको बोला कि ये सारे के सारे होर्डिंग आप उतारो। नहीं, कुछ होर्डिंग उतारी भी गई और उन्होंने उतारे भी, और उनका ये कहना था कि इसका ओनरशिप कौन ले रहा है, कौन ओन कर रहा है, किसका स्टेटमेंट है, वो डिस्प्ले होना चाहिए। ओके। उसके बाद मैंने मेरा नाम वहां पर दोबारा से वो डिस्प्ले हुआ, छोटा नाम, और उसके बाद मैंने वो स्टिकर करके हमने चिपकाया कि मैं उसका ओन कर रहा हूँ। आपको जो भी गुन्हे दाखिल करना है मेरे अगेंस्ट गुन्हे दाखिल बिल्कुल करो। नहीं, खैर उसमें ऐसा तो कुछ नहीं कि गुनाह दाखिल किया जाए, क्योंकि उसमें जो भी, मगर उन्होंने तो होर्डिंग निकालने के लिए पुलिस प्रशासन का वापर किया, प्रेशराइज टैक्टिक्स किया है। तो हमारे होर्डिंग एजेंसी वालों के ऊपर दबाव डाला और जबरन कुछ होर्डिंग उन्होंने निकाला। जब मैंने उसकी ओनरशिप लिया कि मैंने लगाया है और मैं उसका मेरे ऊपर मेरा नाम लिखता हूँ, उसके बाद वो रुक गए कुछ। सर, 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट, ऐसा भी नहीं कि 100-200 करोड़ का कोई प्रोजेक्ट हो, पूरे
2000 करोड़ का प्रोजेक्ट, 25 से 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवा चलती है, और जो छत्रपति शिवाजी महाराज जो पूरे महाराष्ट्र के ही नहीं, यानी कि पूरे देश के आदर्श, पूरे देश जो पूरा देश उनका नाम आदर से लेता है, उनको पूजता है, उनको शिव भगवान का रूप बताता है, उनके मंदिर बने हुए हैं, ऐसे महाराज की मूर्ति मात्र 25-30 किलोमीटर की जो विंड चल रही, जो हवा चल रही है, उसमें ढह जाए, और ढही भी ऐसी नहीं है, मतलब पूरी तरह से नेस्त नाबूद हो गई है। तो एक अपने आप में, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट, छोटा मोटा प्रोजेक्ट होता तो चल बात भी है, तो इसमें क्या आपको लगता है 2000 करोड़ का जो प्रोजेक्ट रहा, इसमें कहीं ना कहीं चूक हुई है या फिर भ्रष्टाचार हुआ है? नहीं, वो कितने हजार करोड़ का प्रोजेक्ट है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान इस 10 साल में जितना हुआ उतना अपमान इसके पहले कभी भी नहीं हुआ। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में गलत कहानियां बताना, वो सिर्फ हिंदू मुसलमानों के राजा थे, सिर्फ हिंदू के राजा थे, मुसलमानों के खिलाफ थे, और धार्मिक उपयुक्तता के लिए उनका यूज करना, ये छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पे ये बार बार करते रहे। इसके पहले भी छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान कई बार इन्होंने किया है, और इनकी नीयत है, ये नाम छत्रपति शिवाजी महाराज का लेते हैं, मगर इनके मन में छत्रपति शिवाजी महाराज, इनके मन में गोडसे है, इनके मन में गोड़वलकर, ये शिवाजी महाराज के लोग नहीं है, इसलिए ये छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करते हैं। और हर प्रोजेक्ट में इनको पैसे खाने, सब बहुत करप्शन वाली सरकार है। हर प्रोजेक्ट में बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाना, भावनिक प्रोजेक्ट लाना, और लोगों को भावना के आधार पर गुमराह करना, यही काम इस 10 साल में सरकार है। तो 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट, मतलब ठीक है, वो तो जो इन्होंने किया वो तो सबके सामने है, आरोपी भी कुछ लोग बनाए गए हैं इसमें, लेकिन जो आरोपी बनाए गए, क्या आपको लगता है कि वही मुख्य आरोपी हैं, आरोपी कोई और भी है? नहीं, आरोपी तो नागपुर से ही है, मेन आरोपी तो नागपुर ही है, तो इन्हीं के दिमाग की उपज है एक तकलादू स्टैचू बनाना, और कुछ दिन के बाद वो ढह जाता है, उसकी पूरी जांच होती है। कोई भी स्टैचू जब बनता है, इसके पहले नागपुर में जो आरोपी आप बता रहे हैं वो कौन? वो नागपुर का हेडक्वार्टर या यहाँ का आरोपी है? नहीं, कोई पर्टिकुलर पर्सन? हेडक्वार्टर कौन सा है? नहीं, तो आप कहाँ से दिमाग आता है? आरएसएस के बारे में बात। हेडक्वार्टर वही है, उनके विचारों का हेडक्वार्टर जो है वही आरोप, उन्हीं के दिमाग की उपज होती है। शिवाजी महाराज का जब स्टैचू गिरता है तब उनके सर के ऊपर उनके जीवन काल में जो जख्म हुई थी, वो जख्म को भी दर्शाया जाता है। ये किस मानसिकता का प्रदर्शन हो रहा है? तो ये तो सीधे सीधे ये हेडक्वार्टर की मानसिकता है। अपने हेडक्वार्टर की मानसिकता बताई, मतलब सीधे सीधे आप आरएसएस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। खैर, जो भी होगा वो तो अभी जांच जारी है। अगर आपकी सरकार आती है, मैं ये नहीं कह रहा आपकी सरकार आने वाली है या किसी की सरकार रहेगी, मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूँ, अगर आपकी सरकार आती है महाराष्ट्र में, महाविकास आघाड़ी की सरकार आती है, तो इस चीज़ के ऊपर क्या एक्शन होगा? क्या निर्विरोध निष्पक्ष जाँच होगी, अच्छे से जाँच होगी, जो मुख्य आरोपी हैं वो पकड़े जाएंगे? देखिए, ये जाँच तो इनके कार्यकाल में जो भी जांच होगी वो तो बनावटी जांच रहेगी। ये जांच में तो कोई तथ्य नहीं होगा। तो आपके कार्यकाल की, अगर हमारे कार्यकाल में हम निश्चित तौर पर इसकी जांच करेंगे, और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उनके ऊपर नियम के अनुरूप कार्रवाई की। तो आप लोगों के ऊपर तो नागपुर का दबाव नहीं होगा? हम हेडक्वार्टर को डरते नहीं। जो आपकी होर्डिंग है पूरे महाराष्ट्र में, पूरे मतलब एक तरह से बवाल मचाए हुए हैं, सियासी तूफान उसने मचा दिया है। 4 शब्द आपने, तो ये आपके दिमाग की उपज है या किसी पीआर एजेंसी का है, क्या है? आप थोड़ा सा। नहीं, मैं कोई पीआर एजेंसी वगैरह मैंने तो कभी लगाया नहीं। मैं सोशल मीडिया में मेरा पूछने का एक नहीं, ये तो ये जो महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस पार्टी का हैशटैग चला था जी सोशल मीडिया पे, बिल्कुल हमारे फेसबुक अकाउंट्स पे और इंस्टाग्राम पे सब लोग हैशटैग चला रहे थे। वो हैशटैग सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित था। मैंने सोचा कि इसको पब्लिकली डिस्प्ले लेके करना चाहिए, इसके तहत हमने वो किया है। नहीं, करना भी चाहिए था कि देखिए, शिवाजी महाराज का जो नाम है बहुत बड़ा है, और उसको अगर ऐसे धूमिल किया जाए, तो आपने जो किया है मैं भी इसको एप्रिशिएट करूंगा, और हमारा चैनल भी एप्रिशिएट करेगा। और ऐसा नहीं है, देखिए, विपक्ष की भूमिका मीडिया निभाता है, और मैं आगे भी आशा करूंगा अगर आपकी भी सरकार सिर्फ सोशल मीडिया तक की वो कैंपेन सीमित न रहते हुए पब्लिक कैंपेन हो, इसलिए मैं उसको सार्वजनिक तौर पर लेके आया। नहीं, हम भी आशा करें अगर आपकी भी सरकार आती है तो हम फिर भी वहाँ पे विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, हम स्वागत करेंगे। जी। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और आपने जो अपना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अच्छा, एक और मेरा जो अभी नागपुर में 9 तारीख की रात, यानी कि अगर कहें तो 10 तारीख की बिल्कुल मध्य रात्रि में एक घटना घटी। घटना क्या थी कि जो चंद्रशेखर बावनकुळे के बेटे हैं, उनकी कार से कई लोगों का एक्सीडेंट हुआ, कई कार क्षतिग्रस्त हुई, कई बाइक क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस ने इसमें एफआईआर दर्ज नहीं की, काफ़ी देरी लगाई। हमारी इसमें नागपुर टुडे में एक रिपोर्ट आई, उसके बाद फिर मीडिया भी जागा। उससे पहले
कोई आरोप लगाने से मतलब इधर उधर कर रहे थे, आरोप डायरेक्टली कोई आरोप नहीं लगा रहा था। हमने पुलिस से भी पूछा, पुलिस भी इसमें जो भी मामले में कुछ भी कहने से बच गई थी। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे कि पुलिस के ऊपर किस तरीके का दबाव बनाया गया, या संकेत का जो नाम आ रहा है संकेत बावन को लेकर, तो कहाँ तक वो सही है? पुलिस यंत्रणा इस राज्य में कार्यरत है, इसका मुझे आश्चर्य लगता है जी। और एफआईआर दर्ज हो गई, ये तो बहुत ही ज्यादा आश्चर्य की ये बात तो है। मीडिया का दबाव भी रहा है इसमें। एग्जैक्टली, मीडिया का दबाव रहने के बाद भी जो एफआईआर दर्ज हुई, आधी अधूरी एफआईआर दर्ज हुई जी। ये जो बावन कुले जी है, उनका जो बेटा है वो बहुत संस्कारी बेटा है, और ये जो पार्टी के अध्यक्ष है, जिस पार्टी के अध्यक्ष है वो पार्टी में डिफरेंस है, हम बाकी लोगों से अलग हैं, उनका अलगपन क्या है वो समाज के सामने आ गया। रात को देर रात तक दारू पी के गाड़ी चलाना, ये इनका समाज का अलगपन है। कहा जा रहा है वो बीफ खा के गाड़ी चला रहे थे, क्योंकि जो शिवसेना के नेता हैं उन्होंने भी आरोप लगाया है, हमारे पास बाइट भी है, उन्होंने कहा कि उन्होंने बाकायदा होटल में बीफ खाया, दारू पी, उसके बाद 150 किलोमीटर की स्पीड से भी ज़्यादा गाड़ी चलाई, लोगों को ठोका, उड़ाया, उन्होंने देखा नहीं कि कौन उनके रास्ते में आ रहा है। तो आप उनकी बात से कहाँ तक सहमत हैं? नहीं, उन्होंने क्या खाया क्या पिया ये तो मुझे जांच पता का नहीं, विषय हो सकता वो जांच का विषय हो सकता है। तो मगर उसके ऊपर मैं कोई भाष्य नहीं करूँगा जी। मगर 120 के ऊपर गाड़ी 150 के स्पीड से किस अवस्था में, दूध पी के तो 150 की स्पीड से तो गाड़ी नहीं चलाता ना जी, बिल्कुल। जो होश हवास में है, तो 150 की स्पीड से शहर के भीतर गाड़ी नहीं चलाता। दूध पी के तो बिल्कुल ही नहीं पीता है, चलाता है जी। तो ये शराब और सत्ता का नशा था? तो नशे में तो 2014 से नहीं, शराब का नशा और 2014 से ये नशे में नशे में जी। तो नशा बहुत ज्यादा दिन टिकेंगे नहीं, 3 महीने में उतर जाएंगे। जी, चलिए। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस ओवरऑल एक्सीडेंट के ऊपर? मतलब आप क्या मांग करना चाहेंगे पुलिस से, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इनसे निष्पक्ष जांच हो, ये मांग मैं नहीं करता। इसलिए नहीं करता क्योंकि मुझे कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए ये जो चाहे वो करे। इनको छूट देना है छूट दे, एफआईआर दर्ज करना है तो आपका करे। कहने का मतलब है कि आफ्टर कुछ नहीं, इसका नहीं, उसकी भी जरूरत नहीं, उसकी जांच लोग कर रहे हैं, लोगों ने जांच कर लिया है। हर एक का चरित्र इस शहर में सबको सबका चरित्र पता है। पर्दे के पीछे कौन क्या करता है, पर्दे के सामने कौन कैसा है, सबको पता है। इसलिए संकेत बावन को क्या है, चंद्रशेखर बावन को क्या, सबको मालूम है। इसके लिए अलग जो कोई जांच एजेंसी की आवश्यकता नहीं है, लोग जानते हैं और लोग फैसला करेंगे उस चीज। लेकिन चंद्रशेखर बावनकुले जी कह रहे हैं कि जो भी जांच है निष्पक्ष होनी चाहिए। उन्होंने खुद ने माना कि मेरे बेटे की गाड़ी है। अभी खैर उन्होंने बयान नहीं दिया कि वो उनका बेटा वहाँ पे उस कार में था या नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे बेटे के नाम पे ये कार है, और जो भी आरोपी हो निष्पक्ष जांच होगी और पूरी तरह से जांच होगी, और पुलिस में जो भी सहयोग चाहिए वो सहयोग करने के लिए तैयार है। नहीं, उनका राजनीतिक बयान हो सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नाते उनको बोलना मजबूरी हो सकती है, मगर वो जांच कितनी निष्पक्ष होगी ये शहर के सब लोग जानते हैं। इसलिए मेरी कोई मांग ही नहीं है जांच होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। लोगों ने जांच कर ली है, लोगों ने अपनी समझ बना ली है, और उसके ऊपर लोग ही फैसला करें। जो भी फैसला होगा चुनाव में होगा, आपका ये कहना है। चलिए।